देखो आज का हमारा मेथड क्या है, हाउस होल्डर मेथड। ये क्या हेल्प करता है, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई मैट्रिक्स ट्राई डायगोनल क्या होती है, मतलब ट्राई व्हाट डज इट मीन बाय ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be tridiagonal if aij this is equal to 0 when mod of या कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस जे दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो यानी अगर मैं a को 3/3 ले लूँ तो मेरे पास एलिमेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक को ही मैंने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन ट्राई डायगोनल हम किसी को भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैं सिमेट्रिक लेके चल रहा हूँ कि यानी a31 किसके बराबर है, a13 के बराबर। अब देखो अगर मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ तो देखो a131 लूँ तो यहाँ मैं अगर इसका i हमारा क्या 1, j कितना है 3, तो -2, ये क्या आएगा 2, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो ट्राई डायगोनल फॉर्म के लिए ये क्या होना चाहिए, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 हुई सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी से ये भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास वैसे ही a ऑर्डिनरी होती तो हमको क्या करना था, इस जगह पे क्या करना था, हमको इस जगह पे 0 बनाना था। बाकी में देख सकते हो, देखो i और j दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 0 1 से बड़ा तो होता नहीं, तो मतलब इस ये वैल्यू हमने 0 नहीं बनानी डायगोनल पे। अब 1 2 की बात करें इसकी, तो 1 - 2 करेंगे, अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 क्या 1 से बड़ा नहीं, तो ये भी वैल्यू हमको 0 बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, इसके ऊपर वाला डायगोनल और इसके नीचे वाला डायगोनल, ठीक है, इन 3 डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं वो सभी के सभी अगर आप 0 बना देते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो सिमेट्रिक ना हो। ठीक है, ट्राई डायगोनल के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए, वो इस मेथड के लिए कंडीशन है, हाउस होल्डर के लिए। ठीक है, तो ट्राई डायगोनल हमको समझ आ गया कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर और नीचे वाले डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है वहाँ पे हमने क्या करना है, 0 बनानी है। ठीक है, तो हाउस होल्डर मेथड में तो हम मान लेते हैं कि A मेरे पास कोई मैट्रिक्स है aij n क्रॉस n, और ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक। रियल का मतलब जो एलिमेंट है सारे के सारे रियल हैं, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम कोई मैट्रिक्स P फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर हम कोई P मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, P क्या है, P भी इसमें क्या है, रियल सिमेट्रिक प्लस ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो अगर हम कोई A के कॉरस्पॉन्डिंग रियल मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, P क्या है, सिमेट्रिक एज वेल एज ऑर्थोगोनल, तो जो हमारी जो ये फॉर्म होती है डायगोनल फॉर्म, इसको लिखते हैं देखो P इनवर्स AP। ठीक है, अब देखो अगर ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि अगर P के साथ P का ट्रांसपोज या P ट्रांसपोज P करें, ये आइडेंटिटी बन जाए, या फिर क्या हो P ट्रांसपोज P इनवर्स के बराबर आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल। तो यानी यहाँ पे देखो P इनवर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P ट्रांसपोज, और P ट्रांसपोज की जगह पे क्या आ जाएगा, P आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, हमको ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, PAP ये जो होगी इक्वल टू A होगी। अगर ये हमारे पास ट्राई डायगोनल में फॉर्म में पहुंच गई तो ये भी क्या है, ट्राई डायगोनल फॉर्म में पहुंच गई। ठीक है, इसको आप कुछ और, इसको मैं काट देता हूँ, D के तरफ नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि D ये मत सोचना ये डायगोनल, हमने यहाँ तक पहुँचना है, P इनवर्स AP को कहाँ तक पहुँचाना है, PAP तक। ठीक है, तो अब जो P रियल सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मैं मान लेता हूँ कि लेट जो P जो मैट्रिक्स है ये क्या है,
आई माइनस 2 डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो आई, यहाँ पे देखो पी क्या आ रहा है, अगर ए एन क्रॉस एन है, ठीक है, तो पी भी हमने क्या लेनी है, एन क्रॉस एन ही मैट्रिक्स लेनी है। तो अगर ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो आई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगी। अब इनका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, एन क्रॉस एन ही आना चाहिए, ताकि वो पी आई से माइनस हो और पी के बराबर हो। यहाँ पे हमको साथ में कंडीशन है वेयर डब्ल्यू क्या है हमारा, वेयर डब्ल्यू इज ए कॉलम मैट्रिक्स। तो W क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो मैं मान लेता हूँ कि W में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, n रोज होगी, एक कॉलम हो गया। अब इसके साथ क्या है, एक कंस्ट्रेंट इम्पोज है। कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन, किस वेयर W ट्रांसपोज W। अब यहाँ का ख्याल रखना, यहाँ पे W ट्रांसपोज और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ W ट्रांसपोज W। तो देखो W ट्रांसपोज क्या होगा, इसको आपने क्या इस फॉर्म में लिख लेना है, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ क्या आएगा, x1 x2 xn। अब देखो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1 क्रॉस n, और इसका ऑर्डर क्या है ऑलरेडी, यहाँ क्या है, n क्रॉस 1। तो देखो अगर ये मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हमारे पास सिर्फ 1 क्रॉस 1 एलिमेंट बच जाएगा, मतलब एक ही एलिमेंट आ जाएगा। यानी एलिमेंट क्या होगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1 है। ये हमको कंडीशन गिवन दी है कि मतलब हमने W इस तरह का चूज़ करना है कि W ट्रांसपोज इंटू W उसकी वैल्यू क्या बने, 1 बने, ठीक है। ये हमको कह सकते हो, इसके साथ एक कंडीशन है कि इनका जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनका स्क्वायर करके सम करें तो वो क्या है, 1 बनना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, जो हमने देखो P हमने क्या बना, P क्या है, रियल सिमेट्रिक प्लस ऑर्थोगोनल। तो चेक करते हैं क्या P सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल है। तो P हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटी माइनस 2 W ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए P ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ ट्रांसपोज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो गया, कांस्टेंट एज इट इज लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, रिवर्सल लॉ लगेगा, मतलब पहले इसका ट्रांसपोज होगा फिर इसका। तो यानी यहाँ W ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ क्या है, W ट्रांसपोज। अब देखो किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे वो इटसेल्फ ही आ जाती है, यहाँ W आ गया। तो यहाँ पे हमने किया क्या गया, W ट्रांसपोज। देखो P ट्रांसपोज ये वैल्यू है P की, और P ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, P इज सिमेट्रिक, जो P की चॉइस है वो सही है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि P ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, P इंटू P ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर, ये चेक करना है। तो हमने क्या किया, P इंटू P ट्रांसपोज कर देते, तो P की वैल्यू हमको पता ही है, ये रही। और ट्रांसपोज जब करेंगे तो अब देखो ट्रांसपोज हमने ऊपर भी किया है, उसकी वैल्यू क्या है, एज इट इज आ गई। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब ये नहीं कि इसका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, सारे के सारे मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो देखो ये इसके साथ आइडेंटिटी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी माइनस क्या आ गया, 2W ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई आ गया तो माइनस 2W ट्रांसपोज। अब इधर क्या आ गया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ये क्या आएगा 4 टाइम्स। अब देखो ये नहीं है कि मैं इसे यहाँ W स्क्वायर कर दूँ और यहाँ पे क्या करूँ, W ट्रांसपोज का स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स हैं। तो मैं इसको एज इट इज ही लिखता हूँ, ये इसके साथ क्या आ गया, इसका डॉट आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या होगी, दोनों सेम है, तो 4W ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्या देखो, मैट्रिक्स में
मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं होता, ऑलवेज होल्ड नहीं होता, ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो उसको यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, पहले इसको कर दूँ, इसका प्रोडक्ट, फिर इसका। अब देखो इसकी वैल्यू W ट्रांसपोज इंटू W, ये हमने ऊपर निकाली है, देखो W ट्रांसपोज इंटू W, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के, ये हमको कंडीशन के पर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 से रिप्लेस कर दिया, तो 1 के साथ ये क्या आ गया 4W W ट्रांसपोज, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है जो P की चॉइस हुई थी, P क्या आ गया हमारे पास, P इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या करना है कि हमको W2 निकालना है, W2 आखिर होगा क्या। तो देखो उसको समझने के लिए हमने ये मान लिया कि मेकिंग क्या कह सकते, टेकिंग द kth -1 कंपोनेंट्स ऑफ W be 0, ठीक है। हमने इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ली कि k-1 कंपोनेंट क्या है, W में 0 है। तो देखो W में एलिमेंट हमारे पास कहाँ थे, 1 से लेके n तक थे। तो यानी अब देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन ली उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया कि k कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट लेंगे हम, सॉरी यहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स थी, रो की फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ। तो हमने k माइनस एलिमेंट 0 कर दिए, ठीक है, कि तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कहीं पे जाके मेरा xk आ गया, इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट है वो 0। नेक्स्ट क्या होगा k+1 अप टू सोन चलता जाएगा, xn आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इस W को हमने देखो निकालना क्या है कि PAP ये मैट्रिक्स है। अगर हम P कोई ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो PAP क्या हो जाएगा, ट्राई डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो A है इसके इक्वलेंट है, तो ऑटो ये अगर ट्राई डायगोनल में होगी तो ये भी ट्राई डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब PAP है, ठीक है। अब देखो जब हम WK फाइंड आउट कर लिया, मीन्स W हमने फाइंड आउट कर लिया, एक इनिशियल लगा के, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कह सकते हो कि k माइनस, वहाँ पे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको एग्जैक्टली पता रहेगा कि करना क्या है, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये लगाने के बाद देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास P में I-2W, साथ में क्या था यहाँ पे W ट्रांसपोज। अब देखो क्या करेंगे, अगर ये मिल जाता है WK, ये तो मैंने k-1 करने के लिए इसलिए इसको k से डिनोट किया, यहाँ पे W और W डैश की वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब P की वैल्यू आ गई। अब P की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू रख के करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि इसको सॉल्व करके जो मेरी पहली ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ गई A1 = P1 A P1। मैंने फर्स्ट बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो जो मैट्रिक्स जहाँ मैं P लिख रहा हूँ इसकी जगह पे P1 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। जब हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो P2 = क्या आ गया, P2 A1, यहाँ पे क्या आ गया P2। जब थर्ड लगाई तो क्या आ गया P3 A2 P3। उसी तरह बढ़ते गए, जो हमने kth लगाई ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये वाली, तो यहाँ पे हमारे पास PK AK-1 यहाँ पे बन गया PK, ठीक है। अब देखो अब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी, जो 1-3 एलिमेंट है, 1-4 एलिमेंट है, अप टू सोन 1n एलिमेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये करेगी, ठीक है। उसी तक क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये 3-1 भी 0 बन जाएगा, 4-1 भी 0 बन जाएगा। उसी तरह क्या है n1, 1 भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हमको क्या हेल्प करती है, ये जो बाकी रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको इस तरह समझते हैं कि देखो अगर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अगर मेरे पास 3/3 मैट्रिक्स है,
अब देखो 3/3 के लिए ट्राई डायगनल में रिड्यूस होने के लिए ये डायगनल के ऊपर वाला, प्रिंसिपल डायगनल के ऊपर वाला, नीचे वाला, इसको छोड़कर बाकी वाले, तो जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या करेगी, इस एलिमेंट को 0 बनाएगी, मीन्स 1 3। मतलब अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो हमको सिर्फ ये ऑपरेशन लगाना, बाकी के तो ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 4/4 आ गया, ठीक है, 4/4 में क्या होगा, तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ A14 हो गया, यहाँ क्या हो गया 24 हो गया, यहाँ A31 हो गया, यहाँ 32 हो गया, यहाँ क्या हो गया 33, यहाँ पे 334 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारे पास एक रो और इम्पोज करनी पड़ेगी, A41, A42, A43, A44। तो देखो ये वाला तो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला डायगोनल ये हो गया और नीचे वाला डायगोनल ये हो गया। अब इनको छोड़कर बाकी एलिमेंट बनाने हैं। तो देखो अगर जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी ये वाली, अगर 4/4 मैट्रिक्स है तो इस एलिमेंट को ये क्या करेगी, 0 बना देगी, जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। उसी तरह अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई तो ये भी 0 हो जाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही, क्योंकि हम उसे लगाएंगे हाउस होल्डर मैटर, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ही लगाएंगे। तो ये भी क्या फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में 0 हो जाएगा। अब देखो बचा क्या, A2,24 और 42, ये क्या करेंगे, जब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगेगी, मतलब सेकंड हम जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये वाले 2,4, ठीक है, उसी तरह 2,5 अप टू सो ऑन 2n। 2,5 क्यों लिखा है, अगर 5x5 की मैट्रिक्स आ जाएगी तो ये वाला एलिमेंट 0 होगा। उसी तरह क्या, और अगर 6x6 के लिए आ गई तो ये लगेगा। उसी तरह अगर n×n की है तो ये लगेगा, ठीक है। तो यानी अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए किसी भी n×n मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल में रिड्यूस करने के लिए। तो ये एक नोट है कि n-2 ट्रांसफॉर्मेशन required to reduce the given matrix A into tridiagonal form, ठीक है। तो अब देखो अगर 3x3 है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है कोई 3x3 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 होगी। तो देखो 3 में इसको ट्राइंगल में रिड्यूस करने के लिए कितनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, n की वैल्यू 3 है, 3 - 2 करेंगे 1। तो यहाँ पे क्या हमको फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही लेनी पड़ेगी। देखो क्या फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, 1 3 0 होगा, और क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो 3 1 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये सिर्फ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, ठीक है। तो एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है A = 1 4 3 4 1 2 3 2 1। अब ये क्या दी है, 3x3 मैट्रिक्स दी है। आपने क्या करना है, बाय यूजिंग हाउस-होल्डर मेथड reduce it to tridiagonal form। तो आपने क्या करना है, हाउस होल्डर मेथड लगा के इसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैट्रिक्स क्लियरली सिमेट्रिक है। देखो ये देखो डायगोनल एलिमेंट को तो छोड़, डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट क्या होने चाहिए पोजीशन पे। जैसे ये A12 पे 4 है तो 21 पे 4 है, यहाँ A13 पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, और देखो A32 पे 2 है तो A23 पे भी क्या है 2 है। तो मैट्रिक्स क्लियरली हमारे पास सिमेट्रिक है, 3x3 की है। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन कितनी चाहिए, हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, तो कितनी, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, तो ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, A1 कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होगा, P1A
P1, ठीक है। तो P1 को आप A की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आप लिखना चाहो तो अकेला P भी लिख सकते हो, क्योंकि P1 तो ये है कि नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितनी करनी है। तो यहाँ पे 3x3 में A की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मैं P1 की जगह पे P को ही यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए P डिफाइन किया था। P देखो, P निकालने के लिए हमको P देखो क्या था हमारा, P था हमारा आइडेंटिटी माइनस 2W W डैश, और ये क्या थी, कॉलम मैट्रिक्स थी। अब ये W कैसे फिगर आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने किस क्या K-1 कंपोनेंट को ज़ीरो किया था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा था, W के। अब देखो हमको ट्रांसफॉर्मेशन कितनी चाहिए, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ एलिमेंट कितने हैं, देखो अगर A हमारे पास 3x3 की है, P भी क्या होगी 3x3 की। तो यहाँ मेरे पास क्या है, 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। 3 ही एलिमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो K की वैल्यू कितनी रखूँ। अगर K की वैल्यू देखो मैं यहाँ पे क्या कर रखूँगा, अब मुझे एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है तो मैं K की वैल्यू क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1। तो एक ही एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, बाकी एलिमेंट क्या वैसे ही रहने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट W के ट्रांसपोज निकालने के लिए K-1 एलिमेंट को 0 करना था, ठीक है। अब यहाँ पे P मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है, तो W भी मुझे जो कॉलम मैट्रिक्स बनानी होगी 3x3 की बनानी पड़ेगी। तो K- एक ही ऑपरेशन लगाना है, तो आप इस तरह कह सकते हो, जो ऑपरेशन लगाना ना उससे एक बढ़ा दो यहाँ वैल्यू। तो यहाँ पे ऑपरेशन हमने एक लगाना है तो K की वैल्यू 2 कर दो, तो ये हमारा आपके पास क्या आ जाएगा, W2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 - 1 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 0, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, x2, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, x3। अगर मेरे 4/4 के लिए होता तो क्या हो जाना था, 4/4 के लिए आपको क्या करना था, 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगनी थी। एक तो ये लगनी थी, यहाँ पे x4 आना था, फिर एक और डेक्स पे करना था, उसमें 2 नेक्स्ट सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन पे क्या करना था, 2 एलिमेंट हमारे क्या हो जाने थे, 0 हो जाने थे, ठीक है। तो 4/4 का क्वेश्चन मेरे ख्याल से, और क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है तो 3/3 का ही मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। तो आपने यही याद रखना है कि अगर हम 3/3 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जितनी ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है उससे एक बढ़ा के वैल्यू K की ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी तो K की वैल्यू आपने क्या करनी, 2 ले लेनी, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, W2 यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के कारण यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, W2, इसको क्या कर दिया, W2 डैश कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा हमको, नाउ W2 डैश W2, ये क्या रखना है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये जब आप करोगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, फिर x0 x2 x3, इधर क्या आ जाएगा 0 x2 x3, ठीक है। वहाँ क्यूब बोल गया, ये x3 ही है। अब देखो ये क्या है, 1 रो 3 कॉलम, ये क्या है 3 रोज 1 कॉलम। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 × 1 का आ जाएगा, तो यानी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर। अब देखो एज ये कंडीशन हमको गिवन है कि W2 ट्रांसपोज W2 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब क्या है, x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमने P की वैल्यू निकाल लेनी। तो P हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी 1 - 0 0 1 0 0 0 1। अब इधर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, W2, तो W2 पहले क्या आएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू आएगी, W2 सॉरी, इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 x2 x3, इधर क्या आएगा 0 x2 x3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो अब देखो ये क्या हमारे पास क्या है, 3 रोज़ हैं, एक ही कॉलम है, यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम है। तो जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होने के बाद बनेगी वो क्या बनेगी, 3 क्रॉस 3 की। तो पहले ये वाली रो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब देखो सेकंड रो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, सॉरी पहली रो कॉलम के साथ, तो 0 आ गया। ये रो इसके का साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 0 आ गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 0 आ जाए। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। तो नेक्स्ट क्या है, x2 जब इसके साथ करेंगे तो ये 0 आ गया। ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या आ गया, x2 स्क्वायर। इसके साथ होगा तो क्या आ गया, x2 x3। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये किया तो क्या आ गया, x2 x3। ये इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया, x3 स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, 1, देखो ये क्या आ गया, 1 0 0। अब इससे करेंगे तो क्या आ गया, 0, ये आ जाएगा -2 x2 का स्क्वायर। इधर क्या आएगा साथ में 1, ये इधर क्या आ गया, -2 x2 x3। और ये इधर माइनस हुआ तो 0 -2 x2 x3। और ये वाला लास्ट एलिमेंट आ गया -2 x3 स्क्वायर। अब देखो हमको करना क्या है, ये तो p निकल गया, अब हमको क्या निकालना, PAP। ठीक है, तो एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने मानी थी, A1 क्या होगा, PAP। तो एक ही ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी, तो सब PAP ये क्या आ गई हमारे पास, P की वैल्यू। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, AP को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो AP ये आपके पास क्या है, 1 4 3 4 1 2 3 2 1। और P क्या है आपके पास, 1 0 0 0 1 -2 x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर कर रहा है, x2 का स्क्वायर -2 x2 x3 0 -2 x2 x3 1 -2 x3 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट करने पे देखो क्या आएगा, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपली 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो पहला एलिमेंट तो 0, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 -8 x2 का स्क्वायर। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 x2 x3। अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई है, पहला तो 0 आ गया जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 x2 x3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 -6 x3 का स्क्वायर। अब ये सेकंड रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास सिंपली 4 आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये तो एलिमेंट 0 हो गया जी, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, 1 -2 x2 का स्क्वायर। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 x2 x3। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये तो सिंपली जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूँ। 4 ये इसके साथ हुआ 0, ये इसके साथ हुआ मेरे पास क्या आ गया, -2 x2 x3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 -4 x3 का स्क्वायर। अब आ जाते हैं लास्ट वाली रो पे, तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ गया। अब ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट तो 0, नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ गया, 2 -4 x2 का स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -4 x2 x3। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 x2 x3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 -2 x3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गए, AP आ गई। अब हमको निकालना क्या है, PAP। अब हम क्या कर रहे हैं, A को ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस कब होगी, जब A31 या A31 या फिर सिमेट्रिक है तो A13 भी क्या है, एक 0 हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली 0 हो जाए। तो ये एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 हुआ, ठीक है,
तो वो p के साथ मल्टीप्लाई होगा, तभी इन तीनों का प्रोडक्ट करके यह इस पोजीशन पे क्या है हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ, क्योंकि अगर मैं इसको p के साथ करने जाऊं फिर 0 करूं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए तो हम क्या है सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं। तो द फर्स्ट रो एलिमेंट्स ऑफ ए आर, तो हमारे पास एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो के, एक तो 1 है, दूसरा क्या है 4 माइनस 8x2 का स्क्वायर 6x2 एक्स क्यूब, और इधर क्या माइनस 8x2 x3 प्लस 3 माइनस 6x3 स्क्वायर। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें x2 कॉमन आ सकता है, तो 4 माइनस 2x2 कॉमन कर दिया, तो यहाँ हमारे पास रह गया 4x2, यहाँ रह गया प्लस 3x3, यहाँ पे भी हमने क्या है 3 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, फिर अगेन 2x3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x2, यहाँ क्या आ गया 3x3। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, तो हमने क्या किया इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि कैलकुलेट करने में, पुटिंग 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू p। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या किया p सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये किस में ट्रांसफॉर्म होगी 1 4 माइनस 2x2p 3 माइनस 2x3p। ठीक है, तो यहाँ अब देखो हमारे पास एक कंडीशन और है। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना था कि इस एलिमेंट को 0 करना था। ये वाला एलिमेंट कौन सा आपका तीसरा एलिमेंट, ये वाला, फिर क्या ये वाला, ये किस में रिड्यूस हो गया अब इसको, तो ये इसको हमको क्या करना पड़ेगा 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुटिंग, ताकि ट्राई डायगोनल एलिमेंट जो 1 3 है वो 0 बन सके, पुटिंग 3 माइनस 2x3p इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3/2p, तो ये मेरे पास क्या आ गई 3/2p x3 की वैल्यू आ गई। अब देखो एक ऑर्थोगोनल की और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है, वी नो द सम ऑफ the squares of the elements in any row is invariant under an orthogonal ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब, इनवेरिएंट का मतलब है अनचेंज्ड। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें मैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट बनेगी, तो यानी देखो इस तरह समझते हैं, एक ए मैट्रिक्स है, इस पे मैंने क्या एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म लगा दी, ए पी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने यही कैलकुलेट किया था। ठीक है, P क्या है हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अब क्या कह रहा है कि इसमें जो एनी रो, ठीक है, कोई भी एक रो लो, तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, ठीक है, जो भी होंगे उसका स्क्वायर करके हम सम करें, और इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का, क्योंकि यहाँ फर्स्ट रो ले लिए, यहाँ भी फर्स्ट रो के, इन फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर करके सम करें, तो ये दोनों सम क्या होंगे बराबर आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ए की फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखो 1 4 3, तो ये हमने कर दिया 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो इधर कौन कौन सी है, AP के एलिमेंट जो फर्स्ट रो यही लिखी है हमने, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x2p का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x3p का स्क्वायर। अब देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये 1 स्क्वायर इधर से कैंसिल हो गया,
तो इधर हमारे पास 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। तो इधर वाला क्या करते हैं हम स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे देखो हमारे पास, अब देखो ये वाली जो मैट्रिक्स थी, ये वाला एलिमेंट था, ये हमने क्या कर दिया था, इसको ज़ीरो सब्सिट्यूट कर दिया। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, ये वाला वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यानी हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट रह गया। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा 16 प्लस, स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, यहाँ स्क्वायर आ गया। अब क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया प्लस माइनस 5, यहाँ आ गया 4 माइनस 2x2 p आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया। तो इसको जब उधर लेके गए तो ये पॉजिटिव हो गया, ये 4 इधर है, अब ये प्लस माइनस है तो इसका साइन क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये क्या गया 4 पहले प्लस देन माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x2 क्या आ गया 4 प्लस माइनस 5, यहाँ पे क्या आ गया 2p आ गया। तो ये क्या आ गया x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो हमारे पास एक रिलेशन था, रिलेशन कह लो या फिर कंडीशन कह लो, ये थी क्या थी, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर करके ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, क्योंकि ये w के साथ कंडीशन हमको इम्पोज थी। तो हमने क्या किया, नाउ x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर ये किसके बराबर था 1 के। तो x3 ये रहा, तो यहाँ पे कर दिया 3/2p का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 4 प्लस माइनस 5/2p का स्क्वायर, तो ये क्या 1 के बराबर आएगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमको p की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया, अब देखो बजाय कि यहाँ पे देखो, बजाय कि इसमें रखने के लिए एक रिलेशन मेरे पास और है, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू निकालनी तो निकाल, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है देखो 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू p है। तो अगर मैं यहाँ x2 और x3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p में सब्सिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या है, p की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो इस इक्वेशन से 4x2 इसको मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो क्या है 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू p। तो अब देखो x2 और x3 की वैल्यू पर सब्सिट्यूट कर देते हैं, ये x3 की वैल्यू है, ये आपके पास क्या है x2 की वैल्यू है। तो इसको हम सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा 3/2p, ये सॉरी x2 की वैल्यू क्या है, x2 की ये वैल्यू है 4 प्लस देन माइनस बाय 2p, ठीक है। और इधर क्या है 3 टाइम x3, x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2p, और ये किसके बराबर है p के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या p की वैल्यू निकलेगी, तो इस पर ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2p एलसीएम आ जाएगा, तो इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 2p स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ गया 16 प्लस माइनस 20, ये कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो 16 और 9 ये ऐड अप होंगे, ये कितना आ गया 25 प्लस माइनस 20 आ गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास 2p की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई 2p स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम सीधा ही एलिमेंट निकालते हैं। एलिमेंट देखो हमको मैट्रिक्स में इसके निकालने हैं, तो सबसे पहले p, ये p है तो हम पहले ये निकाल लेते हैं 1 माइनस 2x2 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ
we will find the elements of P। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ P, फर्स्ट मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस 2x2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस 2x2, x2 देखो हमने क्या निकाला था, ये था, तो सब्स्टिट्यूट कर देते, क्या आ गया 4 प्लस माइनस 5 बाय क्या था 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2, ये आ गया 4 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 4p स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2p स्क्वायर आ गया। तो क्या आ गया 1 माइनस 4 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2p स्क्वायर। अब 2p स्क्वायर की वैल्यू ये है तो सब्स्टिट्यूट कर देते, तो 1 माइनस 4 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 25 प्लस माइनस 20। ठीक है, अब क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम लेंगे क्या 25 20 और इसका क्या स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ आ गया 16। अब देखो चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस, जब आप ए माइनस ए प्लस या ए माइनस बी का फार्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, चाहे ए प्लस हो चाहे ए माइनस बी हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 16, यहाँ क्या आ गया 25 और यहाँ पे क्या रह गया प्लस माइनस 1। अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, अगर 9 माइनस हुआ तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ क्या आ गया 40 आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, अब देखो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये 25 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया -16, ये क्या आ गया डिवाइडेड बाय 25। अब देखो यहाँ क्या करना आपने, अब देखो ऑपरेशन वही लगेगा। अब ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट जब खोलोगे तो यहाँ क्या है प्लस और माइनस था तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस ऊपर चला जाएगा नेगेटिव नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब आप ये इसका इन्वर्टेड फॉर्म है तो यानी जब ये इसमें से आप माइनस करोगे, ठीक है, तो बिगर क्वांटिटी कौन सी है 40, तो 40 वाला 40 का साइन रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा -16, ये क्या आ गया प्लस माइनस 40 में से 20 जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह गया 20 रह गया। ठीक है, तो ये रह गया 25 प्लस -20। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना, सेम साइन बनाने हैं ऊपर नीचे। सेम साइन बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता, -4 निकाल लिया, तो यहाँ 4 रह गया, नेगेटिव निकाला है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, ऊपर नेगेटिव चला जाएगा, यहाँ क्या रह गया 5। डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, यहाँ से क्या निकाल सकते हो 4 कॉमन निकाल सकते हो, ये भी क्या आएगा 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो डिनोमिनेटर में एक्चुअली क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा, मैंने 4 निकाल लिया, 4 नहीं आएगा, देखो ये 16 बनना चाहिए, तो यहाँ कॉमन क्या आएगा 5 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बनेगा आप लोगों का 5 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा 4 बनेगा। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए ये छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या दोनों साइन सेम बन गए, तो एक बार आपने क्या करना पॉजिटिव ले लेना, एक बार क्या करना नेगेटिव ले लेना। तो देखो क्या आएगा -4/5, यहाँ क्या आएगा 4 + 5, डिनोमिनेटर पे क्या आएगा 5 + 4, एक बार क्या करना नेगेटिव साइन ले लेना, तो यहाँ 4 - 5, यहाँ क्या आएगा 5 - 4, तो देखो ये क्या आ गया 9/9 आ गया, 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया -4/5 और ये क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव, तो इससे क्या आ जाएगा ये 4/5, तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट निकालेंगे p का। तो p का एलिमेंट देख लेते हैं क्या है, तो देखो एक क्या है -2x2 x3, अभी ये निकालना बाकी है, फिर क्या करना है ये निकालना।
तो अब ये वाला एलिमेंट निकालते हैं। तो ये क्या है, -2x2 x3। नाउ -2x2 x3, तो ये वाला जब एलिमेंट निकालेंगे, देखो x2 की क्या वैल्यू है, x2 की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, ये वाली है, ठीक है। तो क्या कहेगा, 4 ± 5 डिवाइडेड बाय क्या है, 2p, ठीक है। x3 की वैल्यू क्या है, x3 की भी वैल्यू देख लेते हैं। x3 की वैल्यू है 3/2p, तो x3 की भी वैल्यू रख लेते हैं 3/2p। तो देखो अब क्या होगा, डिनोमिनेटर पे क्या है, 1 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2p²। 2p² की वैल्यू क्या है, 25 ± 20, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 ± और 3 इधर आ गया, और 2p² की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, ये कितनी थी, 25। साइन देख लेने हैं, क्योंकि साइन यहाँ पहले प्लस है, ऊपर क्या है नेगेटिव, फिर क्या है 20, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कैलकुलेशन क्या है थोड़ी लेंथी हो जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसमें क्या है, इधर अब देखो यहाँ पे साथ में एक नेगेटिव भी था, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव हमने अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, ये टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, -4 हो जाएगी, और यहाँ क्या है, साइन चेंज हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएंगे, वही साइन है। अब देखो अब क्या किया हमने, डिनोमिनेटर से कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। अब ऊपर देखो ये वाले और ये वाले साइन दोनों सेम है, तो अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। तो पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव साइन ले लिया, फिर क्या किया हमने, नेगेटिव साइन ले लिया, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया 3/5। अब ये देखो करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। ये 3/5 और ये करोगे कितना आ गया, -9, और ये क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार वैल्यू रीचेक कर लेते हैं हम, ताकि गड़बड़ ना हो। अब 2x2 की वैल्यू देखो, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, x2 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे प्लस हो रही, तो यानी ये वैल्यू मुझे ऊपर लिखनी थी, ठीक है। अब जब अपने नेगेटिव अंदर कर दिया, नेगेटिव अंदर करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो ये वाला गलत हो गया, यहाँ से ये गलत हो गया। आप देख सकते हो कि कितनी गड़बड़ हो रही है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, अब आप साइन यहाँ पे दोनों सेम बन रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, ठीक है। तो इसको भी कॉमन कर लेते हैं, -3 4 प्लस ऊपर माइनस, ठीक है। तो इधर 5 कॉमन निकाल लिया, 5 माइनस ये 4 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या किया आपने, दोनों साइन सेम हो गए, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया, एक बार नेगेटिव साइन ले लिया, तो ये आ गया 4 - 5, इधर क्या आ गया, 5 - 4, इधर क्या आ गया, -3/5, 4 + 5 एंड 5 + 4। तो यहाँ से देख सकते हो ये 9 बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -3/2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा, तो यानी एक वैल्यू मेरे पास, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 आ गई, और इधर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, -3/5 आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले एलिमेंट पे, अभी एक कैलकुलेट करना बाकी है, एंड एक लास्ट वाला क्या है, -2x3 का स्क्वायर, ठीक है। अब x3 की वैल्यू हम ध्यान से लिखेंगे, 1 - 2 x3 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, x3 की वैल्यू देखते हैं, ये 3/2p आ रही है, तो x3 की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2p, इसका स्क्वायर करना है हमने। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 - 9,
यहाँ क्या आ गया 4p² और यहाँ क्या है ये 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस 9/2p²। अब 2p² की वैल्यू है, ठीक है, ये 2p² की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। 2p² कितना है 25 प्लस उसके ऊपर नेगेटिव, फिर क्या है 20, तो 2p क्या 25, ठीक है, प्लस ऊपर नेगेटिव 20। अब क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस माइनस 20 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25 प्लस माइनस 20। अब देखो ये इसमें से माइनस होगा तो मेरे पास क्या आ गया 16 प्लस यहाँ क्या नेगेटिव, और यहाँ क्या आ गया 25 प्लस 20, ठीक है। अब देखो दोनों के साइन सेम है, तो एक बार क्या करना है आपने पॉजिटिव साइन ले लेना, एक बार नेगेटिव। तो उसको भी करने से पहले ऊपर क्या है 4 कॉमन ले सकते हो, और डिनोमिनेटर में कितना कॉमन ले सकते हो 5। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 5। तो एक बार क्या करना आपने पॉजिटिव साइन ले लेना, एक बार क्या करना नेगेटिव साइन ले लेना। तो एक बार आपने पॉजिटिव साइन ले लिया तो क्या आएगा 4/5, इधर क्या आ गया 4 + 5, 5 + 4। अगर नेगेटिव साइन लिया तो दोनों में 4 - 5, 5 - 4, तो देखो ये तो 9 बन गया, दैट मीन क्या कैंसिल हो जाएगा 4/5 ही आ गया। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये तो 1 आ गया, ये -1 है, तो क्या आ गया 4/5, ठीक है। तो अब क्या है आपके पास सारे के सारे एलिमेंट कैलकुलेट हो गए। तो मैं ये यहाँ लिख लेता हूँ 2 - x3² मेरे पास कितना आ रहा है 4/5 और -4/3, ठीक है। -2x2 x3 की वैल्यू क्या आ रही है, ये निकली है, तो ये क्या आ रहा है 3/5 -3,5, और 1 - 2x² की वैल्यू आ रही है 4/5 एंड -4/5, ठीक है। ये आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमने p लिखना है। अब p को पहले वैसे लिख लेते हैं। p हमारे पास क्या था, p जो था वो था 1 0 0 0 1 - 2x2 का स्क्वायर -2x2 x3 0 -2x2 x3 1 - 2x3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपने वैल्यू किस तरह लेनी है। अब देखो क्योंकि अगर ऑर्थोगोनल बनानी है तो ये नहीं कि सारे के सारे पॉजिटिव ले लेने आपने, ठीक है। ऑर्थोगोनल नहीं, सॉरी, ट्राई डायगोनल। तो अब आपने क्या करना है, तो देखो p की चॉइस क्या करनी है। तो देखो p आप देखो अगर आप ये पॉजिटिव कर रहे हो, ठीक है, ये वाले, तो इनकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ठीक है। अगर आप इनको पॉजिटिव कर रहे हो तो ये वैल्यू आपको क्या करना नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं पॉजिटिव करनी है। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू पॉजिटिव करनी है तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया p = 1 0 0 0, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या ली नेगेटिव, तो ये -3/5 आ गया, इधर भी क्या आ गया मेरे पास -3/5, ठीक है। तो यहाँ पे 0। अब ये वैल्यू आपने क्या करनी है, ठीक है। ये नहीं कि इसको भी नेगेटिव नेगेटिव ले लोगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव ले लोगे तो वो ट्राई डायगोनल नहीं बनेगा, वो 0 नहीं बनेगी उस यहाँ जगह पे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है पॉजिटिव ले लेनी, ये नेगेटिव ली है तो दूसरी वाली पॉजिटिव ले लो। तो क्या आ जाएगा 4/5 उठा लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया 4/5 उठा लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है p कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो a भी लिख लेते हैं। a हमारा क्या है, a है 1 4 3 4 1 2 3 2 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास p और a की वैल्यू आ गई है, हमने क्या करना p कैलकुलेट करना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ AP कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो a हमारे पास ये रहा 1 4 3
तो ये रहा 4 1 2 3 2 1 और p की वैल्यू क्या है, ये है 1 0 0 0 4/5 -3/5 0 -3/5 4/5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाला एलिमेंट तो 0 हो गया। नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, देखो 16/5, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन -9/5, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 7/5। अब ये रो इसके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये 0 हो गया। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, -12/5 और ये कितना आएगा, +12/5। ठीक है, तो यानी देखो ये 0 हो गया और ये एलिमेंट का प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ, तो ये मेरे पास यहाँ क्या बन रहा है, 0। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट वाला तो 0 हो गया, नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, 4/5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -8/5, तो ये क्या आ गया, -4/5 आ गया हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है, 0 1 के साथ हमने किया तो 4/5 आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ क्या आएगा, 6/5 आएगा, क्योंकि 1 के साथ हुआ 4/5, 2 के साथ होगा तो -6/5, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -2/5, तो ये एलिमेंट मेरे पास आ गया -2/5। अब ये वाली सेकंड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट तो 0, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -3/5, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 8/5, तो ये 5/5 आ गया, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसके साथ होगा तो मेरे पास सिंपली क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये तो 0 हो गया, इधर क्या आ जाएगा, 8/5 और ये इसके साथ होगा -3/5, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -6/5 और ये 4/5, तो ये एलिमेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, -2/5, तो ये मेरे पास क्या आ गया, AP। तो अब क्या निकालना, PAP। अब इसको निकाल लेते हैं, तो PAP के लिए क्या है, P की वैल्यू रख लेते हैं, P की वैल्यू तो यही है, तो 1 0 0 0 4/5 -3/5 0 -3/5 4/5 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, AP की वैल्यू ये जो कैलकुलेट की है, 1 7/5 0 4 -2/5 1 3 1 -2/5। अब क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 नहीं आ गया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 7/5 ही आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही। अब सेकंड रो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखो क्या आ गया, यहाँ तो 0 आ गया, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, तो यहाँ रफ पे कर लेते हैं, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16/5 आ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9/5 आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो 7/5, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 7/5। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो 0, तो ये वाला कितना आ गया, -8/5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3/5। यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, तो ये इसके साथ 0 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 8/25, ये क्या आएगा, -3/5, तो यहाँ 5 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, दिस इज़ -23/25, तो ये एलिमेंट मेरे पास कितना आ गया, -23/25। अब ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये तो 0 हो गया जी, ये कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 6/25,
तो एलसीएम लोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास 26/25। अब लास्ट रो पे आते हैं। ये वाली रो जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास पहले वाला तो 0 हो गया, नेक्स्ट वाला क्या आएगा देखो 12 -12/5, ये कितना आएगा +12/5, तो ये एलिमेंट क्या आ गया 0। अब ये क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास आ गया 6/25, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4/5, क्योंकि यहाँ 1 है तो 4/5 होगा, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 25 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 26/25। अब लास्ट वाले देखते हैं। तो ये इसके साथ 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -3/5, और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया -8/25। तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन जाएगा -15 -8/25, तो ये कितना आ रहा है -23/25। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका क्या होगा, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, ये ऊपर वाला डायगोनल और ये नीचे वाला डायगोनल। तो इन डायगोनल को छोड़कर बाकी इस पोजीशन पे क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो ये क्या होगा जो ए था, क्योंकि ए इसके इक्विवेलेंट है, तो ये विच इज द रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल फॉर्म, ठीक है। तो ये इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया हो। तो इस मेथड में मुझसे भी काफ़ी कंप्यूटेशन में करते वक्त गलतियाँ हुई हैं, तो आपने बड़े ध्यान से करना है इसको, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया हो। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि बाय वी यूज़ हाउस होल्डर मेथड एज़ कम्पेयर टू जैकोबी या फिर क्या कहते हैं गिवन मेथड, क्योंकि देखो उन मेथड्स में हमको क्या है थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती है उसमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में आ रहा है, जो टेबुलेटेड फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हमको वैल्यूज़ पता है, फिर तो आसान है क्वेश्चन। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अगर थीटा कुछ और आ जाता है उसके अलावा, तो डिग्री रेडियन में कैलकुलेट करने में तो ये जो कैलकुलेशन करते हैं ये थोड़ी टफ हो जाएगी। तो ये क्या टाइम कंज्यूमिंग वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो मेथड्स है, क्योंकि इसमें क्या हमको रोटेशन नहीं लेनी पड़ती। थीटा तो आए नहीं, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज है, और ये एक साथ 0 बना देता है सारी की सारी, ठीक है। ये फ़ायदा एक साथ कहने का मतलब यू हैव टू टेक मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ताकि हमारे पास जो ट्राई डायगोनल के अलावा छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाए। तो आई होप ये मेथड आपको समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।